हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी की क्लास 6 की जो हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने क्लास 6 की हिस्ट्री के 7 चैप्टर अपलोड किए हैं, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसके साथ ही साथ मैंने क्लास 6 की ही पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है जिसका नाम है सामाजिक और आर्थिक जीवन पार्ट 1, उसकी भी एक सीरीज स्टार्ट की है। उसके भी मैंने 3 चैप्टर अपलोड किए हैं, आप उन्हें जरूर चेक कर सकते हैं। एनसीईआरटी से क्या होगा, जैसे जैसे आप एनसीईआरटी को जितना अच्छे से पढ़ेंगे आपका बेस क्लियर होता जाएगा, जिससे आप आगे आने वाली जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिनकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज़ का बेस क्लियर नहीं कर लेते तब तक आपको वो चीज़ नहीं समझ में आने वाली। और अगर आपका उस चीज़ में कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप उसे अच्छे से नहीं जानते, तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। क्योंकि क्या एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, थोड़ा कुछ घुमा के पूछा जाता है, इसीलिए आपको उसका पूरा बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इससे जैसे चैप्टर 8 को स्टार्ट करने से पहले अगर आप सातों चैप्टर को पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो इसमें कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो जिनको मैंने पिछले वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया होता है। तो क्या अगर आपको वो वीडियो नहीं देखेंगे ना आप जब तक, तब तक आपको इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से समझने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और बहुत सी बातें ऐसी होती है कि जिसमें उसका पूरा का पूरा उस चीज को प्रीवियस चैप्टर में अच्छे से डिस्क्राइब किया गया होता है। तो जैसे अब 8th चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी क्या मानती है कि आपने पिछले 7 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो वो डायरेक्ट वो वर्ड यूज कर लेती है, इसीलिए आपको पहले वाली वीडियो अच्छे से पढ़ लेनी है। तो इसमें क्या दिया गया है, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, मतलब जो प्राचीन के जो गांव थे उनकी कंडीशन और शहर की कंडीशन के बारे में बताया गया है कि वहां के रहने वाले लोगों का जीवन कैसा था। तो वो सारा अब हम इस चैप्टर में देखेंगे। इसमें एक स्टोरी दी गई है, लोहार की दुकान पर प्रभाकर। ठीक है, इसमें एक छोटे से बच्चे की स्टोरी है जिसका नाम प्रभाकर है। वो लोहार की दुकान पर काम करता है और एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी। औजार बनाने के लिए 2 लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर रहे थे, फिर उसे पीट रहे थे। तो ये जो सब देख रहा था प्रभाकर, तो उसे बड़ा मजा आ रहा था, उसे इंटरेस्ट आ रहा था, ये काम उसको इंटरेस्टिंग लग रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे लोहे के औजार और खेती। जैसे आपके सामने ये स्क्रीन पर आप ये औजार देख सकते हैं। इसमें एक हंसिया है, एक कुल्हाड़ी है और एक संडसी है। ठीक है, जैसे पहले वाली संडसी है। तो इसमें ये जो पार्ट्स है ना, ये कृषि में यूज होते हैं। तो अब जैसे क्या है कि आप अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं कि जो लोहा है वो यूज होने वाली सबसे कॉमन चीज है। मतलब आप किसी अपने घर में देखो चाहे अपनी दुकान पे देखो, आपको लोहे का कोई ना कोई सामान तो मिलेगा ही मिलेगा। ये क्या है, हमारी जो डेली जीवन है ना उसका एक हिस्सा बन गया है, मतलब हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन गया है लोहा। तो लोहा जो है वह इस उपमहाद्वीप में लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। अब जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि आपको सातों चैप्टर को पढ़ना जरूरी है, अब इसमें एक वर्ड आया है उपमहाद्वीप। अब उपमहाद्वीप कौन सा एरिया है, उसमें कितना क्षेत्रफल कवर होता है, कौन कौन से देश आते हैं, तो ये सारा मैंने चैप्टर नंबर 1 में अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि उपमहाद्वीप में कौन कौन सा एरिया आता है। तो आप वहां जाके पहले वाले चैप्टर पढ़िए ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए। अब है महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। जैसे कि इसमें ये एनसीईआरटी लिख रही है कि तुमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है, तो आप चैप्टर नंबर 4 को पढ़िए और उसमें देखिए कि खुदाई में जो पुरातत्वविद थे जो उन्होंने खुदाई की थी, तो उनको किस किस जगह से खुदाई में कौन कौन सी चीजें मिली। सब जगह तो लोहा नहीं मिला, कहीं की जगह कोई दूसरी चीज भी मिली, तो आपको इन सब का टेबल रखना है। आपको क्या करना है, जैसे आप अभी ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आप जब तक इन चैप्टर को पढ़ते पढ़ते नोट्स नहीं बनाएंगे ना, तो आपको रिवीजन में बहुत दिक्कत आने वाली। जैसे आप किसी भी एग्जाम के पहले अगर हिस्ट्री का रिवीजन करना चाहते हैं तो आप ये वीडियोस सारी नहीं देखेंगे, आपको नोट्स बना के रखने हैं
ताकि आप अच्छे से उनका रिवीजन कर सको। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। ठीक है, इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल किए गए थे। अब जैसे चैप्टर नंबर 5 में हमने क्या पढ़ा था कि पहले के जो लोग थे ना, जब लोहे का आविष्कार नहीं किया था उससे पहले जो आधुनिक तरीका था कृषि के लिए, उससे कृषि करने में मेहनत लगती थी, प्लस में उत्पादन बहुत कम होता था। ठीक है, उनका हार्डवर्क लगता था, टाइम लगता था और उसके बाद में उत्पादन कम। अब जब से लोहे के फाल यूज होने लगे कृषि में, तो उससे क्या हुआ, टाइम बचा, मेहनत बची और प्लस में उत्पादन भी बढ़ा। तो आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि कितनी हेल्प मिली है लोहे के आविष्कार के बाद हमें। अब ये तो चलो हो गया कि कृषि उत्पादन में हमने लोहे के फाल यूज किए। अब कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमने कौन कौन से कदम उठाए हैं। सबसे पहला है सिंचाई। पहले क्या होता था, हमारी जो कृषि थी वो, जैसे अधिकांश लोग गांवों पर मतलब जो है जनसंख्या गांवों में निवास करती है, गांव के अधिकांश लोग कृषि करते हैं, तो वो क्या थे, बारिश पर निर्भर रहते थे अपनी सिंचाई के लिए। अब जैसे किसी साल सूखा हो गया तो उन्हें फसल नहीं उगती थी। ठीक है, तो उस हिसाब से वे बारिश पर निर्भर रहते थे। पर कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अब क्या किया गया कि सिंचाई की सहायता से कृषि करने लगे। इसमें क्या हुआ, नहरें बनाई, कुएं बनाए, तालाब बनाए और जो आर्टिफिशियल तालाब होते हैं, कृत्रिम जलाशय, वो बनाए। ठीक है, इससे क्या हुआ कि खाली हम वर्षा पर डिपेंड नहीं रहे। कोई कोई जैसे फसलें ऐसी होती है कि वर्षा काल के बाद भी उन्हें पानी की आवश्यकता होती है, तो उससे हमने जैसे कुएं बना दिए, तो हम क्या करते हैं कि कुएं और नहरों द्वारा उनमें सिंचाई करते थे। जैसे इससे पहले इसमें बताया गया है ना कि कृषि के विकास में सबसे पहले नए औजार यूज किए गए और रोपाई यूज की, जो इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे लोहे के फाल यूज किए गए, तो उससे उत्पादन काफी बढ़ा। अब सिंचाई का सहारा लिया, उससे भी उत्पादन काफी बढ़ा। अब इसको अच्छे से हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है, वहां पे जाके देख लीजिए। इसमें आपके सामने एक चार्ट दिया गया है और उसमें है कि सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। जैसे कि इसमें ये है ना चार्ट, ये आप अपने हिसाब से होमवर्क में कर सकते हैं। आप जैसे कि लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी, कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था और राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। तो ये सारे आपको इसमें होमवर्क करना है, तो आप ये कर लीजिएगा। अब है गांव में कौन रहते थे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। जैसे कि इसमें पूछा है कि किस टाइप के लोग रहते थे। अब जैसे कि गांव में क्या करते थे लोग, ज्यादातर कृषि करते थे क्योंकि उन्हें व्यवसाय के लिए न तो संसाधन मिलते थे ज्यादा कुछ कि कोई बिजनेस करना है, और न ही तब यातायात के इतने साधन थे कि उनका यूज करके चलो शहरों से जाके तुम सामान ले और गांव में आके बेच लिए। तो मोस्टली जो गांव के जो लोग होते थे वे कृषि को ही, उनका जो था रोजी रोटी का साधन वो कृषि से ही होता था। अब तमिल क्षेत्र में जैसे इसमें 3 कैटेगरी बताई गई है। एक होते थे बड़े भूस्वामी, जैसे जो बड़े भूस्वामी होते होंगे उनकी खुद की जमीन होती होगी। फिर है साधारण हलवा है, जो जो हल चलाते हैं ना, जैसे जैसे जो भूस्वामी होंगे उनका खुद का खेत होगा। साधारण हलवाई जो होंगे उनमें वे कृषि करेंगे, मतलब वे हल जोतेंगे, हल चलाकर और फसल उगाएंगे। उनके बाद थे भूमिहीन मजदूर। ये क्या करते होंगे कि जो जैसे हल चलाने के बाद जो जो लेबर वर्क होता है वो सारा ये भूमिहीन मजदूर करते हैं। इनके पास खुद की भूमि नहीं होती है, वो दूसरी भूमि पर मजूरी करते हैं। तो जो बड़े भूस्वामी हैं उन्हें तमिल में कहा गया वेलला, और साधारण हलवा को कहा गया उणवार, और भूमिहीन मजूर और जो दास होते हैं उन्हें कहा गया कडेसियार और अधिमई। तो आपको ये नोट करना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि उणवार क्या है, फिर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जाएंगे तो आपको तब लगेगा कि उणवार क्या है, इतना हिस्ट्री में डीप से पूछ लिया। पर जबकि देखा जाए तो ये क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक से लिया गया शब्द है, तो आपको ये नोट कर लेना है।
ये तो हमने बात की दक्षिणी भारत की, है ना, दक्षिण हिस्से की, सॉरी भारत की नहीं, उपमहाद्वीप की बात चल रही है इधर। अब हम देखते हैं इसके उत्तरी हिस्से में। गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। ठीक है, ग्राम भोजक कौन था? जो गांव का प्रधान व्यक्ति था। इसमें क्या है कि ये जो ग्राम भोजक था, जो गांव का प्रधान व्यक्ति था, इसका जो पद था ना, वो अनुवांशिक पद था। कैसे? एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहे। जैसे दादाजी होंगे तो उनके बेटे, बेटे के बेटे और उनके बेटे इस पद पर बने रहेंगे, तो ये पद हो गया अनुवांशिक। जो ग्राम भोजक का जो पद था, उस पर गांव का सबसे बड़ा जो भूस्वामी होता था, जो प्रधान व्यक्ति कहलाता था, वह ही उस पद पर बनता था। ठीक है, मतलब वह ही ग्राम भोजक बनता था। इसकी जो जमीन थी, उस पर क्या करते थे? दास और जो मजूर, जो भूमिहीन मजूर, इससे पहले हमने दक्षिण भारत के लिए देखा था, नाम अलग होंगे, बाकी कैटेगरी एक जैसी होगी। तो दास और मजदूर जो थे, वे इनकी जमीन पर काम करते थे। इसके अलावा प्रभावशाली होने के कारण राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। अब जैसे जो राजा है, ठीक है, किससे किससे कर लेने हैं, कितने लेने हैं, वो सारा काम, कर वसूलने का काम, ये जो ग्राम भोजक थे वे करते थे। और ये इतने प्रभावशाली थे कि कभी कभी जज का काम भी कर लेते थे, पुलिस का काम भी कर लेते थे। तो इस प्रकार ग्राम भोजक काफी, जो प्रधान व्यक्ति था, वो काफी प्रभावशाली था। अब ग्राम भोजक के जो अलावा थे कई कई स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें कहा जाता था गृहपति। आपको ये नाम ध्यान रखने हैं, गृहपति, ग्राम भोजक, उंडवारी, सारे आपको नाम ध्यान रखने हैं इनका मतलब, तो आप ये नोट जरूर कीजिएगा। इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे, और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। तो इनमें कौन थे? दास, कर्मकार, ठीक है, जो दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलाते थे। जिनके पास खुद की जमीन है, तो किसी किसी के पास इतनी जमीन होती थी कि वे अपनी जमीन पर खुद ये काम किया करते थे, जैसे हलवाहे होते थे, हल चलाने वाले। पर कोई जैसे बड़े भू स्वामी थे जिनके पास ज्यादा जमीन थी, तो वो अपनी जमीन पर कृषि करवाने के लिए जो भूमिहीन मजदूर थे, दास थे, उन्हें रख देते थे। तो इससे क्या होता था? उनकी जमीन भी यूज हो रही है और प्लस में उन दासों की भी जीविका चल रही थी। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। बाकी लगभग तो आप मान के चलिए कि कृषि कार्य होता था। अब हम कुछ प्राचीनतम तमिल रचनाएं के बारे में देखते हैं। जो तमिल का साहित्य है ना, और जो प्राचीनतम रचना है, वे कहलाता था संगम साहित्य। आपको ये नाम ध्यान रखना है, संगम साहित्य। इसकी जो रचना थी वह करीब 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया गया था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है, वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। तो आपको पता चल गया कि जो मदुरै हैं, उनके कवियों के सम्मेलनों में इसका संकलन किया गया। ठीक है, तो इसीलिए संगम, संगम मतलब मिलना, तो सम्मेलनों में इनका संकलन किया गया, इसीलिए इन्हें संगम साहित्य कहा जाता है। अब हम देखते हैं नगरों के बारे में। अब तक हमने गांव के बारे में पढ़ा कि गांव में लोग कृषि कार्य करते थे, कैसे फिर उन्होंने कृषि का उत्पादन बढ़ाया। उसके बाद गांव में किस प्रकार के लोग रहते थे, कि 3 लोग रहते हैं, एक तो भूस्वामी और एक हल चलाने वाले जो मीडियम कृषक होते थे, और बाकी होते थे भूमिहीन। तो आपको नॉर्थ और साउथ में इन भूमिहीन कृषकों को और भूस्वामी को क्या क्या कहा जाता है, आपको ये नोट करना है। अब देखते हैं नगर क्या कहती है कहानियां, यात्रा विवरण, मूर्तिकला और पुरातत्व। इसमें हम सारा देखेंगे। जातक नाम आपने सुना होगा। जातक का मतलब क्या होती है कि वो कहानियां जो आम लोगों में प्रचलित थी, जैसे कि आम जो लोग होते थे उनमें जो कहानियां प्रचलित हैं, जो आम लोग कहानियां कहा करते थे, वे कहलाती थी जातक। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। ठीक है, यहाँ एक जातक कथा दी गई है,
जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बनता है। ठीक है, ये एक जातक कथा का इसमें उल्लेख किया गया है एक निर्धन के बारे में। तो अभी हम उसकी एक स्टोरी पढ़ लेते हैं। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ भी नहीं था। वो इतना गरीब था कि उसके पास खाली एक मरा हुआ चूहा था। उसने इस चूहे को एक सिक्के में भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया, एक सिक्के में। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाएं तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। तो माली इस बात से तुरंत मान गया कि चलो ठीक है, उसको तो सफाई की हुई है, तो उस बात को मान गया कि चलो लकड़ियां और पत्ते तुम रख लेना। युवक ने पास खेल रहे बच्चे को यह कहकर इकट्ठा किया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। ठीक है, देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर लिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। ठीक है, उसने पूरे ढेर को खरीद लिया और युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। मतलब इससे क्या किया उसने, कहा कि मैं सफाई कर लूंगा और ये सारा तिनका मैं रखूंगा। फिर उसने सारी ये जो लकड़ी थी वो बेच दी कुम्हार को, तो कुम्हार ने उसे पैसे दे दिए। तो ऐसे करके युवक के पास थोड़ा पैसा हो गया। अब उसने क्या किया, एक और प्लान बनाया। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया, जो घास काट रहे थे उनको। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी। उसने बाद में उसके बाद में उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उस घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी न बिक जाए। ठीक है, उन्होंने उसके सामने ये ऑफर रखा। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास न मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। अब आप देखिए कि उस व्यक्ति ने, अकेले सिंगल व्यक्ति ने कौन कौन से स्कीम बना के कैसे कैसे इतना सारा पैसा इकट्ठा किया। उसने क्या किया, सिंपल सी बात है, उसने लोगों की हेल्प की। तो हेल्प करने के बाद जैसे कि उसने 500 लोगों को पानी पिलाया, तो उन्होंने कहा कि अब हम तुम्हारी क्या हेल्प करें। तो उसने टाइम आने पर हेल्प मांगी और ऐसी हेल्प मांगी कि उसे काफी सारा पैसा मिल गया। तो आप देख सकते हैं कि उसने कैसे योजना भी बनाई थी। अब हम देखेंगे प्राचीन नगर के जीवन के बारे में। अब जो शहर गांव या फिर जो जंगल होती थी ना, उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं को जो मूर्तिकार होते थे, वे अपनी जो कला होती थी ना, वो मूर्तियां बनाकर उसे उकेर कर वो पूरा उसको दर्शाते थे। जैसे इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों और प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां पे लोग आराम से देख सके। ऐसा मतलब वो ऐसी मूर्ति बनाया करते थे कि लोगों को देखते में ही समझ आ जाए कि उनका जीवन कैसा था। अब आप ये देखिए, दिल्ली में मिला एक वलय कूप है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आपने अगर हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था को देखा हो तो आप इसको देख के आइडिया लगाओ कि ये हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी से कैसा भिन्न है, और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद आप ये फोटो देखिए, ये पूरा एक फोटो है। इसमें ये सांची की मूर्ति कला है। जैसे कि आपको बताया अभी कि जो वहां की घटनाएं थी, चित्रकार जो से अपनी चित्रकारी में उकेर देते थे, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। अब जो सांची है उसके डिटेल हम 11th चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें आप दीवार को देखिए, इसमें देखिए कि पूरा एक जीवन काल का
मतलब सांची का जो लोग हैं उसके जीवन का अच्छे से वर्णन किया गया है। अब हमने चैप्टर 5 में पढ़ा सिटी शहर के बारे में, महाजनपद की राजधानी, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। वैशाली और मगध आपने अगर अच्छे से चैप्टर 5 पढ़ा हो तो आपको इंस्टेंट क्लिक हो जाएगा। अनेक शहरों में क्या मिले हैं? वलयकूप, जिसके फोटो अभी मैंने आपको ऊपर दिखाए थे। ये जो वलयकूप थे वे गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। ये क्या होते थे? लगभग लोगों के घर में होते थे, और जैसे कि नाली या कूड़ेदान, ये जो डायरेक्ट इनसे वो कचरा निकल जाता था, तो ये लगभग लोगों के घरों में यूज होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए। ठीक है। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। अब तक बाकी हमें अवशेष नहीं मिले हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविक यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। अब जैसे जो प्राचीन शहर है उनके बारे में हमें डिटेल कैसे मिलेगी? यहाँ तो किसी ने अभिलेख लिखा होंगे, यहाँ तो कोई यात्री उधर यात्रा करने गए होंगे तो उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में उनके बारे में लिखा होगा। अब ऐसा ही एक विस्तृत विवरण एक यूनानी नाविक का है। तो जिन जिन पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा। ठीक है। अब आपको ये भरूच ढूंढने के लिए कहा गया है, तो आप मानचित्र में भरूच अपने बुक में देख सकते हैं, या फिर इन चैप्टर में आपको 7 में मिल जाएगा। अब है बेरीगाजा। यह भरूच का यूनानी नाम है। जो ये बेरीगाजा है उसकी सकड़ी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरों की यहाँ जो है वही यहाँ जहाज ला सकते हैं। कौन कौन? राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। तो यहाँ पे आयात किए जाने वाली वस्तु की लिस्ट है। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम और इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। तो बेसिक नॉलेज के हिसाब से आप बेरूज की आयात और निर्यात की जाने वाली सामान की लिस्ट बता सकते हैं। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब और उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। ये जो थे वो राजा को दिए जाने वाले गिफ्ट थे। अब हम सिक्कों के बारे में देखेंगे। सिक्के में सबसे पहले आहत सिक्के के बारे में देखेंगे। आहत सिक्कों का जो शेप था वो लगभग या तो आयताकार होता था, बाकी कभी कभी वह गोल भी होता था। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे, मतलब बनते धातु से थे, और इन पर कुछ भी लिखा नहीं जाता था। उन पे कुछ जो चिन्ह होते थे ना वो उनके ठप्पे लगाए जाते थे। तो ठप्पे लगाए जाने के कारण ही उन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। जैसे भी किसी भी चीज का या चिन्ह का, साइन का ठप्पा लगाया जाता था। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। तो आपको आहत सिक्कों को का नाम आहत कैसे पड़ा कि जो सिक्के हैं वो धातु के बने होते थे और उन पर कुछ न लिखकर खाली चिन्ह उकेरा जाता था, मतलब उनका ठप्पा लगाया जाता था, इसीलिए उन्हें आहत सिक्के कहते थे। तो ये आप जिसे फोटो में देख सकते हैं आहत सिक्कों के बारे में। जो सिक्के थे उससे क्या होता था कि किसी भी राजा का या किसी भी एरिया की संपत्ति के बारे में मूल्यांकन किया जाता है। जहां से खुदाई से अधिक सिक्के मिले हैं तो मतलब वहां का जो एरिया था, नगर था, कस्बा था, वह अधिक संपन्न था। इकोनॉमिक कंडीशन सिक्कों के मिलने वाली संख्याओं पर डिपेंड थी। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। ये जो आप फोटो देख सकते हैं, उन्हीं सिक्कों का है। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता है, मतलब आहत यानी ठप्पा लगाना। अब विनिमय के अन्य साधन के बारे में देखेंगे।
ये एक कविता है जिसमें आप पढ़ सकते हैं कि खेतों के सफेद दान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते चांदनी सी सफेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे न छूट जाए। शहरों से नमक के सौदागर के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। तो जो समुद्र के किनारे हैं वहां पे नमक का उत्पादन होता था, और ये जो व्यापारी थे वो इन चीजों को अपनी कविताओं में इन्होंने जिक्र किया है। अब है नगर। जो नगर है वह अनेक गतिविधियों के केंद्र माने जाते हैं। तो यूजुअली जो नगर होते थे वे गांवों से अधिक महत्वपूर्ण माने जाते थे। एक नगर का एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, मथुरा। 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है यह, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। कोई भी नगर तब इम्पोर्टेंट होगा जब वो व्यापार में या फिर और यातायात इन दोनों के मुख्य रास्तों पर स्थित होगा, तो ऑटोमेटिक नगर इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इनमें से एक रास्ता जो था वो उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। एक तो उत्तर पश्चिम से पूरब और दूसरा उत्तर से दक्षिण, ये दो रास्ते जाते थे। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। किलेबंदी क्यों की जाती थी शहर के चारों ओर? क्योंकि वो सुरक्षा, ऐसा माना जाता था कि बड़ी बड़ी किलेबंदी होगी तो इससे नगर की सुरक्षा रहेगी। और उनमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान और पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। उसमें जो भगवान कृष्ण के भी काफी सारे मंदिर हैं। तो मतलब किसान और जो पशुपालक थे वे शहर में रहने वालों के लिए भोजन का बंदोबस्त करते थे। लगभग 2000 साल पहले मथुरा जो थी वो कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसकी डिटेल हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो मथुरा है वह एक धार्मिक केंद्र भी है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि कृष्ण के मंदिर है, उसके साथ साथ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी बहुत सारे हैं मथुरा में। मथुरा में प्रस्तर खंडों और मूर्तियों पर अनेक अभिलेख लिखे गए। अभिलेख क्या होते थे कि जो भी राजा थे वह अपने जीवन काल की जो उनकी उपलब्धियां हैं या उनका कैसा सामाजिक जीवन है या आर्थिक जीवन है, वो अब इन खंडों पर या बड़े बड़े पत्थरों पर वे लिखवा देते थे, ताकि जो आगे आने वाली पीढ़ी है वह अच्छे से समझ सके और उनके बारे में जान सके। ये क्या होते थे? संक्षिप्त अभिलेख लिखवाते थे, जो स्त्री या पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख। अब जैसे कोई राजा ज्यादा युद्ध करता होगा तो अपने युद्ध के बारे में विवरण लिखता होगा कि उसने इस एरिया से या इस एरिया के राजा से युद्ध किया है, और उसकी स्टोरी लिखता होगा। किसी ने दान दिया है तो वो दान, ये सारे लेख लिखवाते थे। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी और शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों तथा माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते। मतलब अब जैसे कि जिन्होंने लेख लिखे होंगे तो उसमें उन्होंने जो वहां की, अब जैसे सामाजिक जीवन है कि वहां पे किस किस प्रकार के लोग रहते थे, तो इसमें मथुरा के बारे में बताया गया है कि सोनार, लोहार, बुनकर, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वाले, इन सब का उल्लेख इसमें मिला है। अब हम देखेंगे शिल्प तथा शिल्पकार। जो पूरा स्थल है वहां से हमें शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। उन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। तो उत्तरी काले चमकीले पात्र, तो ये उत्तर में होने के कारण उसके जगह के हिसाब से उसका नाम रख रखा है, जो कि मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। कपड़ों का उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों ही काम करते थे। तो ये हो गए उत्तर में, आपको नाम ध्यान रखना है, उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै। अनेक शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता है। ये जो शिल्पकार और व्यापारी थे उनके
संघों को नाम दिया गया श्रेणी। आपको ये भी नोट कर देना है कि श्रेणी का मतलब क्या है। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना। मतलब ये 3 काम हो गए। प्रशिक्षण दो, कच्चा माल उपलब्ध कराओ और फिर तैयार माल को आगे निकालो। जबकि जो व्यापारी थे, उनकी श्रेणियों व्यापार का संचालन करती थी। वो ये सारा कच्चा माल लाना, आगे निकालना और काम का प्रशिक्षण देना, ये इनका काम था शिल्पकारों का। और जबकि जो व्यापारी थे, वे उनका संचालन करते थे व्यापारियों का। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। मतलब जैसे लोग का जो एक्स्ट्रा फंड है वो उन श्रेणियों में जमा करते थे, फिर यही पैसा आगे लाभ के लिए यूज किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा कराने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक जो संस्थानें थी उन्हें दिया जाता था। तो ये जो पैसा है उनका भी यूज इस हिसाब से किया जाता है। अब हम ये देखेंगे जो इसमें पात्रों का जिक्र किया गया है, उत्तरी काले चमके पात्र NBPW। ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र होते हैं। अब जैसे नाम ही लिख रखा है काले चमके, तो इनकी चमकदार काली सतह होती थी। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिनके परिणाम स्वरूप क्या होता था कि बर्तनों की काली जो बाहरी सतह थी वो काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करती थी। मतलब जला के ब्लैक कलर दो, उसके बाद से उन्हें शाइन भी, मतलब शाइन मारने के लिए एक परत और लगाओ। अब सूत काटने और बुनने का एक नियम है। ये जो नियम है अर्थशास्त्र में है। अर्थशास्त्र जिनके रचयिता कौन थे? चाणक्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। दरबार में नहीं थे एक्चुअली, उन्हें वे गाइड करते थे। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ और सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाएं, भिक्षुणियां, वृद्धा वेश्याएं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियां, सेविकाएं और अवकाश प्राप्त देवदासी, मतलब ये जो काम थे जो अवकाश जो प्राप्त ज्यादातर महिलाएं थी, जैसे इसमें आपको बताया गया है, जिसमें विधवाएं भी शामिल है। तो इनको कौन कौन से काम दिए गए? ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ और सन, इन्हें तैयार करने के लिए इनको नियुक्त किया जाता था। इन्हें काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को बेचकर कच्चे माल को मंगवा सकती है और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती है। मतलब बाहर मत निकलो, पर तुम काम करो और काम कर सकते हो दासी के थ्रू। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है, मतलब सुबह सुबह। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। मतलब तुम काम से काम रखो। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। तो इसमें बताया गया है कि किन किन कामों को किन के द्वारा किया जाता है, और अगर किसी ने काम नहीं किया तो उसे क्या सजा भी होगी, उसके बारे में भी बताया गया है। अब हम एक सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे अरिकामेडु के बारे में। अरिकामेडु है पुदुचेरी में, और लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था, पोर्ट, ठीक है, यानी ये बंदरगाह। यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। जैसे कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जहाज यूज किए जाते हैं ना, तो वो उन्हें अरिकामेडु जो एक बंदरगाह है, पोर्ट है, वहां उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। एम्फोरा, आपको नाम ध्यान रखने हैं, एम्फोरा पात्र मिले हैं अरिकामेडु से, जो कि पुदुचेरी में है। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते हैं। कुछ भी लिक्विड भरने के हिसाब से एम्फोरा का यूज होता है। इनको दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही साथ
एरेटाइन जैसी मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। एक तो ये मिले हैं एम्फोरा, जिसमें कोई भी लिक्विड रखी जाती है और दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्थे हैं। उसके बाद एरेटाइन जैसी मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। मतलब ये जो एरेटाइन नाम है वह इटली का एक शहर है, उसके नाम पर इसका नाम रखा है। इसे मुहर लगे साँचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया गया है, यानी गीली चिकनी मिट्टी। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे जहां रोमन लैम्प, शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले हैं। मतलब डिजाइन रोमन की, पर वो बनती इंडिया में थी, इस उपमहाद्वीप में थी। साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। तो मतलब ये जो अरिकामेडू है उसकी लिस्ट आपको मतलब नोट्स बनाने हैं कि उससे क्या क्या मिला है खुदाई से और उसकी विशेषता, ये आपको सारी नोट करनी है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक आध विशेषता दी गई होगी, उसके बाद पूछा जाएगा कि ये किस शहर की विशेषता है। तो ये आपको नाम ध्यान रखने हैं। अब इसमें ये है अभिलेखित, ये एक मिट्टी के बर्तन है। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं, क्योंकि जो ब्राह्मी लिपि थी वो जनसाधारण को समझने की थी, ताकि जो लिख रहे हैं वो लोगों को समझ भी आए। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, तो इसीलिए ये कहलाता है तमिल ब्राह्मी अभिलेख। अब जैसे इस एनसीईआरटी की बुक में एक अन्यत्र दिया गया है, मतलब किसी और जगह के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे रोम के बारे में, देखेंगे। ये यूरोप के सबसे पुराने शहर में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। ये जो गंगा का मैदान है, आप क्लास 6 की भूगोल में पढ़ेंगे गंगा के मैदान कहाँ स्थित है। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी थी। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक है ऑगस्टस, जिसने 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम जो है वो ईंटों का शहर है, जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। मतलब ईंटें हैं और इसने मार्बल का बनवाया है ऑगस्टस ने। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर और महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंग मंडल यानी एम्फी थिएटर बनाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों को बैठने की सीढ़ीनुमा जगह थी, जैसे आज के स्टेडियम होते हैं उसी कंसेप्ट में। यहाँ लोग विभिन्न कार्यक्रम देख सकते हैं। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्रियों पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु जो एक्वाडक्ट के जरिए शहर के स्नानागारों और फव्वारों और गुसलखानों के लिए पानी लाते थे। तो आप ये एक्वाडक्ट देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बाथरूम वगैरह थे, इनके जरिए वहां पे पानी पहुंचाया जाता था। तो इस प्रकार क्लास 6 की हिस्ट्री का ये आज हमने 8 पार्ट चैप्टर पढ़ा। इसमें हमने देखा कि कैसे गांव और शहर के लोगों की दिनचर्या है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यूट्यूब के मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप मेरी आने वाली हर वीडियो से अपडेट होते रहेंगे। अगर आप मुझे किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच।